हेलो गाइस, अभी हम इस चैप्टर के रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की सेकंड नंबर की रिएक्शन को देखने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पहली रिएक्शन देखी थी जिसका नाम था रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें हमने दो रिएक्शन देखी थी। पहला एक्शन ऑफ मेटल जिसमें सोडियम और एल्यूमिनियम मेटल के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करके हमने ये प्रूव किया था कि अल्कोहल एसिडिक इन नेचर होता है। और गाइस दूसरा रिएक्शन जो था वो था रिएक्शन ईस्टरिफिकेशन का, जिसके अंदर अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड के साथ करके हमने ईस्टर बनाया हुआ था। अभी रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में सेकंड नंबर का जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, जिसके अंदर इस CO बॉन्ड का ब्रेक होके आपकी रिएक्शन होने वाली है। तो C और O का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अल्कोहल में जो अल्काइल ग्रुप का कार्बन होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन होता है, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। इस रिएक्शन के अंदर हम टोटल 4 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था वे 4 रिएक्शन कौन सी है। अब मैं लिखूंगा नहीं, आप क्विकली बता देना कौन सी है। पहला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन अलाइड, जिसमें हम अल्कोहल को हाइड्रोजन अलाइड HCl, HBr, HI के साथ रिएक्ट करेंगे। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड, जिसमें फॉस्फोरस का ट्राइहलाइड, फॉस्फोरस का पेंटाहलाइड और साथ ही में उसी में हम सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ भी अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे। तीसरा है गाइस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके हम अल्कोहल से अल्कीन ऑब्टेन करेंगे। और चौथा जो रिएक्शन है गाइस, आई होप आपको याद होगा, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम तीनों प्रकार के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, और उससे क्या बनता है ये देखेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए पहली रिएक्शन में शुरू कर रहा हूं, वो है, आई होप आपको याद होगा कि वो कौन सी रिएक्शन है। उस रिएक्शन का नाम है भाई, यहां पे लिख देता हूं छोटे अक्षरों में, और उस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन अलाइड, HX लिख देता हूं। अल्कोहल की रिएक्शन विथ हाइड्रोजन अलाइड, HX का मतलब हाइड्रोजन अलाइड, जिसके अंदर आपको अच्छे से मालूम है क्या आता है, HCl, HBr और HI। तो अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन अलाइड HCl, HBr, HI के साथ अभी हम देखेंगे। वो कैसे देखेंगे तो ध्यान देके देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो भी हम रिएक्शन देखेंगे वो सारी रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी अल्कोहल के साथ करने की कोशिश करेंगे, इस टाइप में पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं गाइस CH3 CH2OH। आपको बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा ऊपर लिख देते, बोर्ड छोटा है, जगह की कमी है, इसलिए CH3 CH2OH ये मैंने अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, HCl के साथ करेंगे गाइस। उसके बाद दूसरा अल्कोहल मैं लिखता हूं CH3 CH CH3OH। इसका भी मैं हाइड्रोजन अलाइड HCl के साथ करूंगा। पहले HCl के साथ कर लेंगे तीनों अल्कोहल का रिएक्शन, फिर HBr के साथ करेंगे तीनों अल्कोहल का रिएक्शन, और फिर आपके HI के साथ करेंगे। देख लीजिए HCl के साथ किया, ध्यान देकर देखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है। तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, तो हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड देख रहे हैं, और उसमें पहली रिएक्शन जो है वो है अल्कोहल की रिएक्शन HX यानी कि हाइड्रोजन अलाइड के साथ, जिसके अंदर हम अल्कोहल को HCl, HBr, HI के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। तो गाइस इसके अंदर सबसे पहले मैंने तीनों टाइप के अल्कोहल ले लिए हैं। ये मैंने CH3 CH2OH यानी कि कौन सा अल्कोहल है गाइस, ये प्राइमरी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ले लिया। ये मैंने CH3 CH3 इतना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है। और गाइस तीसरा जो है ये टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये मेरा टर्चरी अल्कोहल है। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी तीनों टाइप के अल्कोहल हमने ले लिए। इन अल्कोहल की रिएक्शन हम HCl के साथ कर रहे हैं, यानी कि पहला हाइड्रोजन अलाइड HCl के साथ करेंगे,
फिर इन्हीं तीनों अल्कोहल की रिएक्शन हम HBr के साथ करेंगे, फिर इन्हीं तीनों अल्कोहल की रिएक्शन हम HI के साथ करेंगे। गाइस कैसे, ध्यान देके देख लीजिएगा। लेकिन पहले तो आपको बता दूं, अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl के साथ करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको रिएक्ट कराने के लिए अपने को ZnCl2 कैटालिस्ट डालना पड़ेगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में हीट भी देना पड़ेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसके अंदर अपने को सिर्फ ZnCl2 डालना पड़ेगा, हीट देने की जरूरत नहीं है। टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ना इसके लिए ZnCl2 कैटालिस्ट की जरूरत है और ना ही इसके लिए हीट की जरूरत है, ये खुद ही रिएक्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे सर टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इनकी रिएक्टिविटी आपने कम ज्यादा किस बेसिस पे डिसाइड किया? तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो टर्शियरी अल्कोहल है इस कार्बन पे 1 2 3 4 ऐसे 4 बड़े बड़े यानी कि बल्की ग्रुप है। इन ग्रुप के बीच में होगा रिपल्शन, क्योंकि 4 बड़े बड़े ग्रुप है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, और केमिस्ट्री में एनर्जी बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी क्या होना, कम। स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल के अंदर 4 बड़े बड़े यानी कि बल्की ग्रुप होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन होगा। इसी रिपल्शन की वजह से अल्कोहल की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इसकी होती है। इसमें 3 ही बल्की ग्रुप है तो इसलिए रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। इसमें 2 ही बल्की ग्रुप है, रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। तो बल्की ग्रुप बढ़ने से रिपल्शन बढ़ता है, जिससे रिएक्टिविटी बढ़ती है। बल्की ग्रुप कम होने से रिपल्शन कम होता है, जिससे रिएक्टिविटी कम होती है। तो गाइस हर एक रिएक्शन के अंदर अपने को क्या करना है, बेहद ही आसान है, आप बढ़िया से देख लो। हर एक रिएक्शन के अंदर, क्योंकि इसमें CNO का बॉन्ड टूटने वाला, इधर भी CNO इधर भी CNO, क्योंकि हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड देख रहे हैं। तो गाइस इसके अंदर CNO का बॉन्ड टूटेगा तो इसमें होगा क्या, तो HCl का Cl आपके OH को रिप्लेस करेगा, इधर भी HCl का Cl आपके OH को रिप्लेस करेगा, और गाइस इधर भी HCl का Cl आपके OH को रिप्लेस करेगा। कमाल की रिएक्शन है, ध्यान देके देखना। कुछ एक इंटरेस्टिंग बात भी इस रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। ये जो Cl है इसे रिप्लेस करने का जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को वो रहेगा CH3 CH2Cl, और गाइस यहाँ से जो OH निकला H के साथ कंबाइन होके H2 बना देगा, मतलब इथाइल अल्कोहल से हमें इथाइल क्लोराइड मिल गया। अब यहाँ पर भी Cl इसे रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलने वाला गाइस, तो CH3 CH3 और ये क्या मिलेगा अपने को, Cl, और यहाँ का OH जो निकला बाहर वो H के साथ कंबाइन होके H2 देगा। गाइस सेकंड रिएक्शन के अंदर हमें ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मिला, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से गाइस हमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मिल गया। अब जो तीसरी रिएक्शन इसके अंदर Cl आपके OH को रिप्लेस करेगा तो हमें क्या मिलेगा गाइस, तो ये CH3 यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, और वहां OH की जगह पे गाइस Cl आ चुका है, इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिला टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से। यहाँ का OH इसके साथ जाके क्या दे देगा, H2 देगा। अब इसके बारे में 2 चीजें बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज ये कि HCl एंड ZnCl2 के जो मिक्सचर को हम कहते हैं लुकास रिएजेंट, तो HCl एंड ZnCl2 के मिक्सचर को हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। तो गाइस ये जो लुकास रिएजेंट, इसके अंदर अल्कोहल आसानी से सोल्यूबल होता है। ये जो हमारा अल्कोहल है ये लुकास रिएजेंट के अंदर सोल्यूबल होता है, लेकिन ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है, ये अल्काइल हैलाइड इस लुकास रिएजेंट के अंदर सोल्यूबल होता नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, ध्यान देके देखना। अब गाइस अगर मान लो एक ही समय पे मैंने ये और ये तीनों की रिएक्शन एक ही समय पे अलग अलग कंटेनर में शुरू कर दी, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, एब्सोल्युटली करेक्ट, सबसे पहले ये होगी, क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये इस टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो जल्दी से रिएक्ट हो जाएगा, और जल्दी से रिएक्ट होकर ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट जो बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड, ये बनते ही इस लुकास रिएजेंट के अंदर सोल्यूबल रहेगा नहीं, और यहाँ पे क्योंकि ये सोल्यूबल नहीं रहता है इसलिए ये अल्काइल क्लोराइड जो आपका बन जाएगा ये इमीडिएटली अपनी सेपरेट लेयर बना देगा। अब थोड़ा स्लो आपका रिएक्ट होगा ये वाला, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, स्लो रिएक्ट होकर स्लोली प्रोड्यूस करेगा। अगर ये प्रोडक्ट ये स्लोली प्रोड्यूस करेगा तो थोड़ी देर के बाद ये लेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो लेयर भी अपनी थोड़ी लेट ही प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद ये आपका प्राइमरी अल्कोहल जब रिएक्ट होकर ये बनाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो ये सबसे लेट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये सबसे लेट प्रोड्यूस हो जाएगा तो लेयर भी सबसे लेट ही सेपरेट करेगा। तो पॉइंट क्या है कि ये जो लुकास रिएजेंट है HCl एंड ZnCl2 के मिक्सचर को हम लुकास रिएजेंट कहते हैं, इसके अंदर अल्कोहल सोल्यूबल होता है, लेकिन अल्काइल हैलाइड जो बनते हैं ये सोल्यूबल होते नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट बनने के बाद
अल्काइल हैलाइड आपके लुकास रिएजेंट के अंदर सोल्यूबल न होने से वो उसके अंदर मिक्स नहीं होता और अपनी सेपरेट लेयर बना देता है। और सबसे पहले अपनी सेपरेट लेयर कौन बनाता है गाइस? टर्शियरी अल्कोहल। उसके कुछ मिनट बाद कौन बनाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। और उसके कुछ मिनट बाद कौन बनाता है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर गाइस आपसे किसी ने पूछा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल 3 अलग अलग कंटेनर में रखे गए हैं, मान लीजिए एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर और यहाँ तीसरा कंटेनर है, तीनों कंटेनर के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऐसे अलग अलग अल्कोहल रखे हुए हैं, और आपसे किसी ने कहा कि पहचान के बताइए कि कौन से कंटेनर में कौन सा अल्कोहल है, तो आप क्या करेंगे? आप सभी के अंदर HCl, ZnCl2, HCl, ZnCl2 डाल देंगे, और जिस कंटेनर में रिएक्शन होकर झट से लेयर सेपरेट हो गए, आप कहेंगे उसके अंदर कौन सा अल्कोहल है? टर्शियरी। जिसमें थोड़ी देर के बाद हुआ उसके अंदर आप कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल है। जिसमें बहुत देर बाद हुआ उसके अंदर आप कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल है। तो गाइस इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं इस रिएक्शन से। तो एक प्रकार से ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए। अब इसके बाद गाइस अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है हमारी HCl के बाद किसके साथ रिएक्शन करेंगे? तो अभी हम HBr के साथ करेंगे। बाकी सब तो सीन एकदम एज इट इज रहने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा क्लीन करके मैं लिख देता हूं। अभी हम HBr के साथ बनाएंगे। अब आपको HBr के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं पहले से ही। HBr जो होता है ये थोड़ा सा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह से इसको लेबोरेटरी के अंदर बना के रखते नहीं है मोस्टली, और मोस्टली इसको क्या किया जाता है? समय पे बनाया जाता है, जहां पे हम रिएक्शन कर रहे हैं वहीं पे इसको बनाया जाता है, अलग रिएजेंट ऐड करके। अगर मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में हम एक रिएक्टेंट को वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी कंटेनर में या उसी टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्टेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस करके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस रिएक्टेंट को C2 में प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं गाइस? C2 में। अब ध्यान से देखना, HBr को इस रिएक्शन के अंदर कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ये देख लीजिए गाइस, मैंने लिखा NaBr और H2SO4। अब NaBr और H2SO4 मैंने ले लिया है। अब मैं थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये 2 बार ले लेता हूं। तो होगा क्या यहाँ पे? तो ये जो मेरे 2 Na है, 2 H2 को रिप्लेस कर देते हैं। 2 Na 2 H2 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? Na2SO4। यहाँ से 2 H बाहर निकलेंगे, ये 2 Br के साथ लग के ट्वाइस ऑफ क्या बना देंगे? HBr बना देंगे। तो गाइस इस तरीके से NaBr और H2SO4 की मदद से हम HBr बना सकते हैं, अगर हमें टाइम पे वहीं पे बनाना है, यानी कि C2 में बनाना है। तो ये रिएक्शन को आप लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब दोबारा इसको बताऊंगा नहीं, अभी एक बार बता दिया, अभी रिएक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपने रिएक्शन लिख लिया होगा। अब देख लीजिए गाइस, अभी HBr की रिएक्शन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से मैं ले रहा हूं CH3CH2OH, अगेन कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। दूसरा मैं ले रहा हूं ये आपका CH3CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। फिर से मैं ले रहा हूं आपका CH3OH, ये गाइस आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी कि टर्शियरी अल्कोहल। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे HBr ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ एरो के ऊपर आप देखना क्या लिख रहा हूँ? NaBr और क्या लिख रहा हूँ? H2SO4। अब NaBr और H2SO4 आपको मालूम है क्या करते हैं? तो दोनों आपस में रिएक्ट होके आपका HBr प्रोड्यूस करके देते हैं। गाइस अगला फिर से NaBr और यहाँ H2SO4, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HBr प्रोड्यूस करेंगे। फिर से NaBr और H2SO4, तो तीनों रिएक्शन के अंदर हमने HBr को प्रोड्यूस किया है NaBr और H2SO4 से, इसका मतलब HBr को हमने C2 में प्रोड्यूस किया गाइस, जिसका ये मतलब होता है। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के पहले कुछ चीजें मुझे बतानी है आपको, जरा ध्यान देकर देखना। ये जब हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं उस समय हम H2SO4 ले लेंगे कंसंट्रेटेड वाला। प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते समय हमने कंसंट्रेटेड वाला H2SO4 लेना है, और यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते समय और टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते समय हम यहाँ ले लेंगे डाइल्यूट वाला H2SO4। अब मन में तो सवाल उठ रही होगा कि सर ऐसा कैसे हो गया? सर प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते समय आपने कंसंट्रेटेड, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए डाइल्यूट वाला ऐसा मतभेद क्यों कर रहे हो?
तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि सेकेंडरी और टर्चरी अल्कोहल के बारे में पहले बता दिया था कि इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर हमने गलती से यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर ले लिया सेकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल के लिए, तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 सेकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बना देता है, और हमें यहाँ पे अल्कीन बनाना नहीं है। तो इसलिए याद क्या रखना है कि गाइज अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो वहां कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है, और सेकेंडरी और टर्चरी के लिए हमने डाइल्यूट H2SO4 लेना है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्चरी के लिए अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे तो वो सेकेंडरी और टर्चरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बना देता है। ऐसा ना करें, इसलिए हमने डाइल्यूट लिया हुआ है। सर प्राइमरी अल्कोहल के साथ अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो वो करेगा नहीं क्या? नहीं करेगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की थोड़ी सी रिएक्टिविटी बाय द वे कम होती है, और सेकंडली प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होता है उतना हम इस रिएक्शन में देंगे ही नहीं, तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा नहीं। और अगर मान लीजिए हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम होने से उसका रिएक्ट होने का चांसेस भी कम हो सकता है, इसलिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, वही प्रीफर करते हैं। अब वही होगा हर रिएक्शन में जैसा होता आया है। आपके पहली रिएक्शन में HCl का Cl आपका OH को रिप्लेस कर देता है, HBr का Br OH को रिप्लेस करेगा, यहाँ पर भी Br OH, और गाइस यहाँ पर भी Br किसको रिप्लेस करेगा? OH को रिप्लेस करेगा। और क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को? CH3 CH2, यहाँ आ गया गाइस Br, यहाँ का OH निकला, H के साथ कंबाइन होकर क्या दे रहा है? H2O। फिर से इधर भी CH3 CH CH3, गाइस क्या मिला यहाँ? Br, यहाँ का OH निकला, H के साथ कंबाइन होके H2O दे देगा। सेम गाइस यहाँ पर भी होगा, तो आपका CH3 CH3 यहाँ आ जाएगा आपका Br, जो OH निकला H के साथ कंबाइन होके H2O देगा। तो गाइस इस तरीके से HBr के साथ अपने रिएक्शन करनी है। अभी HBr के साथ तो रिएक्शन कर लिया, अगला रिएक्शन हम HI के साथ करेंगे, और HI के साथ बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। HI के लिए कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HI खुद बाय द वे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि HCl HBr HI में H और I का जो बॉन्ड लेंथ है बहुत ज्यादा होता है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके लिए हमें कुछ अलग से कैटालिस्ट रिएजेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैं सिर्फ एक रिएक्शन लिख देता हूँ आपको, यही होगा। ये मैंने ले लिया आपका CH3 CH2OH, HI की रिएक्शन कर दी, I आपका रिप्लेस करेगा किसको? OH को, नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करता है, और आपका इथाइल अल्कोहल से इथाइल आयोडाइड मिला, OH निकल के H के साथ कंबाइन होके H2O दे देगा। गाइस सेम टू सेम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करना, और सेम टू सेम टर्चरी अल्कोहल के साथ करना। लेकिन इस रिएक्शन का छोटा सा ड्रॉबैक है, वो पहले हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन यानी कि हेलो अल्केन के अंदर ये दिया हुआ है, अब यहाँ पर भी बता देता हूँ, आप सेकेंडरी टर्चरी के साथ भी कर लेना। इस रिएक्शन में जो प्रॉब्लम है, वो जो अल्काइल आयोडाइड हमें मिलता है, अगर हम HI के साथ रिएक्शन करेंगे अल्कोहल की, HI के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करके अल्काइल आयोडाइड हम ऑप्टेट करेंगे, तो अल्काइल आयोडाइड हमें बेटर यील्ड में नहीं मिलता, अच्छी क्वांटिटी में अच्छी मात्रा में वो मिलता नहीं, बेटर यील्ड उसका मिलता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि उसका बेटर यील्ड आपको मिले, तो वो ऑब्टेन करने के लिए आपने क्या करना है, इसी अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करनी है? या तो NaI के साथ करो या फिर KI के साथ करो। दो रिएक्शन चाहिए तो लिख देता हूं, अल्कोहल की रिएक्शन आप NaI के साथ करो या फिर KI, सोडियम हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्राइड, वो भी किसके प्रेजेंस में? तो 95% H3PO4 फॉस्फरिक एसिड, 95% H3PO4 फॉस्फरिक एसिड के प्रेजेंस में करो, तो आपका आगे नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस तो कर ही लेगा, और साथ ही में आपको बेटर यील्ड भी प्रोडक्ट का देगा, अच्छी खासी मात्रा में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। OH जाके Na के साथ लग जाएगा, NaOH देगा, यहाँ पर भी OH के साथ जाएगा, और OH की जगह पे I आ चुका है, CH3 CH2I एंड KOH बन जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो पॉइंट ये था कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ करेंगे तो अल्काइल आयोडाइड तो मिलता है, लेकिन वो बेटर यील्ड नहीं देता है। अगर आपको रिएक्शन का बेटर यील्ड चाहिए तो अल्कोहल की रिएक्शन NaI या KI के साथ करो,
95% फॉस्फरिक एसिड है देखिए H3PO4 के प्रेजेंस में, तो आपको अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, उसका बेटर यील्ड मिलेगा। तो ये तो थी गाइस किसके साथ रिएक्शन देखी हमने, अल्काइल आयोडाइड के हाइड्रोजन हलाइड्स के साथ रिएक्शन देखी हमने अल्कोहल की। तो अल्कोहल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हलाइड्स के साथ देख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है, और वो है ये जो आखिरी रिएक्शन थी इसी का मैकेनिज्म। तो आप गाइस पूरा ध्यान देके बढ़िया से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। अब थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। पहले कोशिश करते हैं, कम एरिया में अगर आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो इसको क्लियर करके फिर से दोबारा लिखेंगे। तो रिएक्शन देख लीजिएगा, इसके आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ये है आपका रिएक्शन CH3 CH, ऊपर आपका CH, ये यहाँ आपका CH3 हो जाएगा, ये आपका CH2 होगा, और ये ले लेते हैं OH। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करेंगे HI के साथ, और HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा आपको मालूम है। आप सोच रहे होंगे सर I रिप्लेस करेगा OH को, OH की जगह पे I आ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ I, और यहाँ का OH H के साथ जाके H2O देगा, ऐसा आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा। बट अनफॉर्चुनेटली गाइस ऐसा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में नहीं आता है, वो हमें पता चलेगा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से कि क्या प्रोडक्ट आता है। ये नहीं आता तो और क्या आता है, तो मैं दोबारा से थोड़ा रिएक्शन लिख देता हूँ और क्या प्रोडक्ट आता है कैसे आता है अभी देख लीजिए ध्यान से। तो हमारी रिएक्शन थी CH3 CH3 CH2 और ये OH, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया है, HI के साथ, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IOH को रिप्लेस करके प्रोडक्ट मिले, लेकिन गाइस हमारा प्रोडक्ट देख लीजिए क्या मिलता है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रहेगा CH3 CH3, और यहाँ पे CH3, ये यहाँ आ जाएगा आपका I, और OH इसके साथ जाके H2 देगा। बड़ा ही कमाल का प्रोडक्ट मिला सर। अभी तक तो HI का IOH को रिप्लेस करके हमें प्रोडक्ट देता था, आपने तो क्या कर दिया, ये जो I था इस C को लगा दिया, और इस C का जो था H इसको लगा दिया, और OH को निकाल के H के साथ जाके H2 बना दिया। ऐसे कैसे हुआ अभी हम ध्यान देके देख लेते हैं। तो गाइस मैकेनिज्म देखेंगे, ये रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट का नाम है 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल रिएक्टेंट का नाम है, और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। जगह कम होने की वजह से मैं लिख नहीं रहा हूं, आप देख लीजिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नाम लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखना होगा क्या। सबसे पहले मैकेनिज्म की पहली स्टेप के अंदर गाइस देख लेते क्या होता है। तो मैकेनिज्म की पहली स्टेप के अंदर क्या होगा, तो HI आपका एसिड है, जैसे HCl HBr HA सारे एसिड है, और आपको अच्छे से मालूम है कि एसिड क्या करता है, एसिड अपना H+ डोनेट करता है, और H+ को किसकी जरूरत होती है, पहले मैकेनिज्म में मैं आपको बता चुका हूँ, H+ या तो डबल बॉन्ड पे अटैक करता है या फिर लोन पेयर पे अटैक करता है, क्योंकि H+ खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए वो या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करता है या फिर लोन पेयर पे अटैक करके वहां से इलेक्ट्रॉन लेके खुद स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो गाइस ध्यान देके बढ़िया से देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, तो HI अपना H+ देगा, वो H+ क्या करेगा, तो इस ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है लोन पेयर होती है, वो लेने के लिए उसके ऊपर अटैक करेगा। तो गाइस देखना क्या होता है, CH3 CH CH3, ये CH2 और ये आपका OH, और इसके पर किसने अटैक किया, H+ ने। इस ऑक्सीजन की लोन पेयर अगर वो H+ लेगा तो ये लोन पेयर उसको चली जाएगी, ये डोनेट होने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। पहले पॉजिटिव है, अब एक्सेप्ट करने से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इसका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो गाइस देख लीजिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। तो ये CH3 CH CH3
CH2, थोड़ा जगह कम पड़ गया गाइस, फिर से दोबारा लिख देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं नया बोर्ड, बड़ा वाला बोर्ड क्यों नहीं लगाता। गाइस लॉकडाउन के अंदर बड़ी मुश्किल से ये बोर्ड मैंने लिया हुआ है, कहाँ से कैसे जुगाड़ करके लिया मुझे मालूम है। अब नया बोर्ड है ही नहीं, तो इसलिए मजबूरी में इसी में चला रहे, तो थोड़ा अब भी एडजस्ट कर लीजिए, और मैं तो एडजस्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब ये एसिड का H+ यहाँ से लोन पेयर उठा लेगा, और ये CH3 CH3 CH2, ओहो, अगर ऑक्सीजन अपनी एक लोन पेयर दे देगा, ऊपर दिखा देते हैं, अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन ने अपनी एक लोन पेयर दे दी, तो एक लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस, और हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट करी तो उसके ऊपर माइनस आएगा। हाइड्रोजन पे पहले प्लस था, एक्सेप्ट करने से माइनस आया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया हाइड्रोजन का। अब मैकेनिज्म में आपको अच्छे से मालूम है कि पहली स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट बनता है। तो गाइस ये स्टेप नंबर 2 में देख लीजिए क्या होगा। तो स्टेप नंबर 2 में होगा ऐसे कि पहली स्टेप का जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट, लेकिन पहली स्टेप में यहाँ क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना होता है भाई एग्जाम में। जब हम कोई मैकेनिज्म लिखते हैं क्या डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, H+ ने अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया, H+ ने अल्कोहल की ऑक्सीजन की लोन पेयर लिया, और H+ आया कहां से, HI से आया। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे H+ मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H+, H+ HI से आया है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ HI, या फिर H+ भी कह सकते हैं, H+ को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन अल्कोहल, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन अल्कोहल, बस इतना लिख देंगे तो भी काफी है। अब यहाँ पे पहली स्टेप का जो प्रोडक्ट है गाइस, हमेशा की तरह दूसरी स्टेप का वो क्या बनता है, रिएक्टेंट बनता है। अब एक देखो प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ये हुआ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दूसरों का भला करने के लिए अगर जाए तो खुद का नुकसान होता है। केमिस्ट्री में, लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लाइफ में तो फायदा ही फायदा होता है, आज ना कल तो कम से कम फायदा होगा। अब इसके अंदर ध्यान से देखना कि ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर देके हाइड्रोजन को उसका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करके उसको स्टेबल कर दिया, लेकिन खुद ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के एक तो 3 बॉन्ड बने, वो बनाता 2 ही है, और साथ ही में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, उसके ऊपर प्लस नहीं माइनस चार्ज आ गया, आना चाहिए था, या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए था। प्लस आने से वो स्टेबल नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर देके H+ को तो स्टेबल कर दिया, लेकिन खुद थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। अब इसी को ठीक करने के लिए अगली स्टेप में क्या होगा, तो जो पहली स्टेप का प्रोडक्ट है अगली स्टेप का रिएक्टेंट तो बन गया। गाइस अगली स्टेप में ध्यान से देखना क्या हो रहा है, अब जो है ये CNO का जो बॉन्ड है ये आपका O के तरफ शिफ्ट होके ब्रेक हो जाएगा। क्यों O के तरफ शिफ्ट होना है, पहली बात तो O की निगेटिविटी C से ज्यादा है, और दूसरी बात O की तरफ क्यों शिफ्ट होना है, क्योंकि O को है स्टेबलाइज्ड होना। स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड आपको O की तरफ शिफ्ट होगा, O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और साथ में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आने से कार्बोकटाइन बनेगा। अब देखना ध्यान से भाई गाइस क्या होने वाला है, बड़ी क्रूशियल स्टेप है ये। CH3 CH3 ये CH2 बॉन्ड टूटने से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से, इसने डोनेट किया तो प्लस चार्ज आ गया, बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से माइनस आएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसल, साथ में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को मिलेंगे, यानी कि लोन पेयर वापस आ जाएगी। तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा, और ऑक्सीजन की एक लोन पेयर तो पहले से थी उसके पास, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट करने से दूसरे भी आ गए। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ हम कहेंगे, तो सेकंड स्टेप में हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हुआ, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हुआ, तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होके फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हुआ, ऐसे आपने डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। गाइस तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप देखना, इसको गलती से भी मिस मत करना, एकदम VIP वाली स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। तो ये जो कार्बोकटाइन बना हुआ है इसको ध्यान से देखना, ये कार्बन एक कार्बन को लगा हुआ है, मतलब ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन एक कार्बन को लगा, मतलब ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये आपका प्राइमरी कार्बोकटाइन है। कौन सा कार्बोकटाइन है गाइस, प्राइमरी कार्बोकटाइन।
अब आपको अच्छे से मालूम है प्राइमरी कार्बोकटाइन, सेकेंडरी कार्बोकटाइन, टर्शरी कार्बोकटाइन, उनमें मोर स्टेबल कौन सा कार्बोकटाइन होता है? तो उनमें मोर स्टेबल होता है आपका टर्शरी कार्बोकटाइन, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी होता है। अब देखना ध्यान से क्या होगा, तो ये सेकंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट बनेगा, ओनली दिस प्रोडक्ट। अब देखना क्या होगा, स्टेप नंबर 3 और सबसे क्रूशियल स्टेप, और मैकेनिज्म हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरी स्टेप में जो प्रोडक्ट है आपका कार्बोकटाइन CH3 CH3 ये CH2, थोड़ा जगह की कमी फिर से हो रही है, ऊपर लिख देते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, मैं कोशिश करता हूं कि बड़ा बोर्ड अरेंज करो ताकि जगह की कमी ना रहे। CH3 CH3 CH2 प्लस यहाँ H। अरे आप बोलेंगे सर अरे आपने ये तो प्रोडक्ट नहीं लिखा, भाई यही वाला प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है, बस मैंने किया क्या है, यहाँ CH था तो उस H को मैंने अलग ऐसा करके दिखा दिया। क्यों दिखाया होगा, क्योंकि कुछ इसके बारे में जानकारी देनी होगी, इसलिए आप ध्यान देना। होता क्या, आप देखना, स्टेबिलिटी के लिए, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए C और H का जो बॉन्ड है वो C की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ लगता है आपका इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया हुआ है आपको 11th में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो थोड़ा क्विक रिवाइज करके आप देख लीजिए, वरना वही बताते रहा तो पूरा चैप्टर अभी रोक के उसी को बताना पड़ेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, तो ये आपका कार्बोकटाइन है, कार्बोकटाइन के बाजू वाले कार्बन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बॉन्ड डीलोकलाइज होके यहाँ पर आ जाता है और मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। तो गाइस होगा क्या यहाँ पे, तो ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है, अगर यहाँ का H निकल के यहाँ लग जाए तो प्राइमरी कार्बोकटाइन किस में कन्वर्ट हो सकता है, टर्शरी कार्बोकटाइन। अगर रिएक्शन को ऐसा मौका मिले कि जो बना हुआ इंटरमीडिएट है उसको मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में वो रिएक्शन कन्वर्ट कर सकती है, अगर रिएक्शन को ये मौका मिले तो रिएक्शन इस मौके को कभी भी गवाती नहीं है और जो इंटरमीडिएट बना है उस इंटरमीडिएट को मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे रिएक्शन को मौका मिला, ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है, इसको मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने के लिए आपका ये जो C और H का बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा H की तरफ, और H की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, तो यहाँ से निकलेगा H माइनस, यहाँ से निकलेगा, ये माइनस का मतलब निकल रहा है, कौन निकल रहा है, H माइनस, क्योंकि बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से माइनस चार्ज आएगा। अब गाइस देखना क्या प्रोड्यूस होता है, अब आपका ये CH3 CH3 CH2 प्लस तो आपका एज इट इज है, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से इसके ऊपर माइनस आएगा, H माइनस को कहते हैं हाइड्राइड आयन, तो हाइड्राइड आयन निकलेगा और यहाँ प्लस चार्ज आएगा, देखो प्लस चार्ज आ गया, हाइड्राइड आयन निकला H माइनस। फिर सर H माइनस कहाँ जाएगा, तो H माइनस इस CH2 प्लस के साथ जुड़ के, माइनस प्लस तो चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे और CH2 प्लस के साथ H माइनस जुड़ के उसका CH3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये कार्बोकटाइन कौन सा था हमारा, प्राइमरी, अब कौन सा कार्बोकटाइन बना है, टर्शरी। किस वजह से हुआ, H माइनस शिफ्ट के वजह से, यानी कि हाइड्राइड आयन शिफ्ट की वजह से, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये हुआ है। अब बस सिंपली आखिरी स्टेप में हमने HI का कौन रिएक्ट किया था पहली स्टेप में, H प्लस, तो आखिरी स्टेप में अब HI का कौन रिएक्ट होगा, I माइनस। तो HI का जो I माइनस है वो C प्लस के साथ जुड़ जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा, तो CH3 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 और यहाँ I लग जाएगा। तो गाइस तीसरी स्टेप में हमने क्या किया, तो हमने कहना है दो चीजें की तीसरे में, पहला कहना है कि हाइड्राइड आयन शिफ्ट होके प्राइमरी कार्बोकटाइन मोर स्टेबल कार्बोकटाइन टर्शरी में रीअरेंज हो जाएगा। तो ड्यू टू हाइड्राइड आयन शिफ्ट प्राइमरी कार्बोकटाइन will arrange to tertiary carbocation and then iodide ion will attack on it for the formation of tertiary butyl iodide। तो खैर ये था हमारा रिएक्शन, आई होप आपको समझ गया होगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर गाइस, देख लीजिए। सबसे पहले रिएक्शन हमारी ये थी, 2 मिथाइल प्रोपेनोनॉल की HI के साथ रिएक्शन करके टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड आ रहा था और वाटर मिल रहा था। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि IOH को रिप्लेस करे और इस CH2 को OH की जगह पे I लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, मैकेनिज्म से हमने देखा, मैकेनिज्म में पता चला कि ये जो अल्कोहल है HI के साथ जब रिएक्ट होता है तो HI एसिड है, तो एसिड ने अपना H प्लस दिया, H प्लस ने ऑक्सीजन की लोन पेयर उठा के अपने को प्रोडक्ट दिया। इस प्रोडक्ट में क्या ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट की तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस आया, इस पे पहले प्लस था, प्लस माइनस कैंसिल हुआ,
और ये प्रोडक्ट मिला। पहली स्टेप का प्रोडक्ट दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। प्लस चार्ज आने से ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता है क्योंकि इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, इसके ऊपर माइनस आना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। फिर स्टेबिलिटी के लिए CNO का बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होके यहाँ से H2 निकल रहा है। बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से माइनस आएगा, पहले प्लस प्लस माइनस कैंसिल, साथ ही में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, एक लोन पेयर पहले से और एक हो जाएगी तो 2 आ जाएगी और H2 निकल के ऐसा निकल जाएगा। और इसने अपना बॉन्ड शिफ्ट किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आने से हमारा कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो रहा है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है गाइस? प्राइमरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन को लगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। उसके बाद क्या हो रहा है गाइस? सेकंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है कार्बोकेटाइन, थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट बनेगा। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होता है हाइड्राइड एंड शिफ्ट यानी कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से। यहाँ H- आपका शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन टर्चरी बनेगा, H- निकलेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर H- निकलेगा और ये टर्चरी कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां से निकला H- CH2 प्लस के साथ जुड़ के CH3 देगा। ये टर्चरी कार्बोकेटाइन बनेगा और इसके ऊपर HI का बचा हुआ I- अटैक करके हमें टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड दे देगा। तो इस तरीके से गाइस ये था रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको बढ़िया से देखिए, कोई डाउट रहा तो मुझे पर्सनली या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।